पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, हाल ही में पहली बार मध्य प्रदेश सरकार ने इसे अपने यहाँ लागू किया है। दूसरा, इस अधिनियम का उद्देश्य ग्राम सभाओं की सक्रिय भागीदारी से जनजातीय लोगों को शोषण से बचाना है। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी प्रश्न में दिए गए दोनों स्टेटमेंट, दोनों कथन सत्य हैं, करेक्ट हैं। बेसिकली इसमें पेशा एक्ट के बारे में बात हो रही है। व्याख्या देख लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम लागू कर दिया है। बता दें कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन ये महसूस किया गया कि इसके प्रावधानों में अनुसूचित क्षेत्रों, खासकर आदिवासी क्षेत्रों की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखा गया है, जो कि पर्याप्त नहीं है। इसी कमी को पूरा करने के लिए संविधान के भाग 9 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में विशिष्ट पंचायती व्यवस्था लागू करने के लिए पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 लाया गया, यानी पेशा कानून लाया गया। इस अधिनियम पर 24 दिसंबर 1996 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। अधिनियम का उद्देश्य ग्राम सभाओं की सक्रिय भागीदारी से जनजातीय लोगों को शोषण से बचाना है। यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को खासकर प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में विशेष अधिकार देता है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में सुर्खियों में रहे जी शिवराम कृष्ण मूर्ति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शख्स थे? आपके ऑप्शंस हैं ए सितार वादन, बी चित्रकारी, सी स्नूकर खेल, अथवा डी अभिनेता एवं फिल्म निर्माण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी ये जी शिवराम कृष्ण मूर्ति जी अभिनेता थे और ये फिल्म निर्माता भी थे। व्याख्या देख लेते हैं। तेलुगु सिनेमा के सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्माता जी शिवराम कृष्णमूर्ति का हाल ही में निधन हो गया। ये 80 साल के थे। कृष्णा के नाम से मशहूर श्री कृष्णमूर्ति ने तेलुगु भाषा में कई हिट फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई और लगभग 350 से अधिक फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया। इन्होंने कई फिल्मों का निर्माण और निर्देशन भी किया, यानी डायरेक्शन भी किया। ये डायरेक्टर भी थे। यहाँ आपको एक रोचक तथ्य बता दूं कि महेश बाबू जो मशहूर फिल्म अभिनेता हैं तेलुगु फिल्मों के, उनके ये पिता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता कृष्णा के निधन पर दुख व्यक्त किया है, ट्वीट किया है इन्होंने। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 15 नवंबर, बी 16 नवंबर, सी 17 नवंबर, अथवा डी 18 नवंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी ये 16 नवंबर को मनाया जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1956 में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए पहले प्रेस आयोग की योजना के बाद 4 जुलाई 1966 को भारतीय प्रेस परिषद यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। 16 नवंबर 1966 से भारतीय प्रेस परिषद यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया प्रभावी हुआ और इसीलिए हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद प्रेस की आज़ादी के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। साथ ही ये दिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने और उसका सम्मान करने की प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट की बात करता है। यहाँ आपको बता दें कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 19 क्लास 1 में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत मीडिया के अधिकारों को सुरक्षित रखा गया है, यानी प्रेस को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला हुआ है अनुच्छेद 19 के तहत। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी बाबा गर्नल के नाम से मशहूर था? बाबा गर्नल। आपके ऑप्शंस हैं ए करतार सिंह सराभा, बी विष्णु गणेश पिंगले, सी बख्शीश सिंह, अथवा ऑप्शन डी हरनाम सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी करतार सिंह सराभा को लोग बाबा गर्नल के नाम से कहते थे। कभी उनका पेट नेम था, ये इससे बुलाते थे लोग। व्याख्या देख लेते हैं। देश की आज़ादी के लिए मात्र 19 वर्ष की अवस्था में शहीद हो जाने वाले करतार सिंह सराभा की आज पुण्यतिथि है। भगत सिंह के परम मित्र करतार सिंह सराभा का जन्म पंजाब में लुधियाना जिले के
सराभा नामक गांव में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा लुधियाना में प्राप्त करने के बाद इनके पिता मंगल सिंह ने इन्हें उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजने का फैसला लिया और 1 जनवरी 1912 को करतार सिंह सराभा ने अमेरिका की धरती पर कदम रखा। अमेरिका पहुंचने पर वे गदर पार्टी के संस्थापक सोहन सिंह भकना के संपर्क में आए और गदर पार्टी से जुड़ गए। अमेरिका में बाबा गर्नल के नाम से मशहूर करतार सिंह सराभा गदर पार्टी के मुख्य पत्रिका गदर का गुरुमुखी भाषा में संपादन करते थे। भारत में एक बड़ी क्रांति योजना के सिलसिले में उन्हें अंग्रेजी सरकार ने विष्णु गणेश पिंगले, बख्शीश सिंह, जगत सिंह, हरनाम सिंह और सुरेंद्र सिंह के साथ 16 नवंबर 1915 को लाहौर जेल में फांसी दे दी थी। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर, यानी आज के अंतिम प्रश्न की ओर। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये पॉपुलेशन एक्शन इंटरनेशनल नामक संस्था द्वारा जारी किया गया है। दूसरा, इसके मुताबिक 15 नवंबर 2022 को दुनिया की आबादी 8 अरब तक पहुंच चुकी है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल कथन 2 सत्य है। सेकंड स्टेटमेंट, पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, लेकिन क्यों गलत है इसके लिए भाई व्याख्या को देख लेते हैं। चलिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में जारी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 रिपोर्ट के मुताबिक 15 नवंबर 2022 को दुनिया की आबादी 8 अरब तक पहुंच चुकी है। यूनाइटेड नेशंस ने यह भी कहा है कि 1950 के बाद पहली बार 2020 में वैश्विक जनसंख्या वृद्धि 1% से नीचे गिर गई। 1.412 बिलियन की मौजूदा जनसंख्या वाला भारत साल 2023 तक 1.426 बिलियन की वर्तमान जनसंख्या के साथ चीन को पीछे छोड़ देगा। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह सौर ऊर्जा क्षेत्र को समर्पित एकमात्र सीपीएसयू है। दूसरा, इसे 20 सितंबर 2009 को स्थापित किया गया था। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी न तो 1 न ही 2। इसका उत्तर है ए। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में भारतीय सौर ऊर्जा निगम यानी सेकी ने मिस्र में COP27 में भाग लिया है और भारतीय सौर ऊर्जा निगम की प्रबंध निदेशक ने नागरिक केंद्रित ऊर्जा पारेषण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। गौरतलब है कि भारतीय सौर ऊर्जा निगम सेकी की प्रबंध निदेशक सुश्री सुमन शर्मा की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल ने COP27 में भाग लेने के लिए मिस्र के शर्म अल शेख का दौरा किया। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेकी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सीपीएसयू है, जिसे एनएसएम के कार्यान्वयन और उसमें निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि की सुविधा के लिए 20 सितंबर 2011 को स्थापित किया गया था, न कि 2009 में। यह सौर ऊर्जा क्षेत्र को समर्पित एकमात्र सीपीएसयू है और इसे मूल रूप से कंपनी अधिनियम 1956 के तहत धारा 25 के तहत निर्मित किया गया था। अब यहाँ अगर ये देखें कि मेंस में इससे क्या पर्सपेक्टिव लिया जा सकता है या मेंस में इसका क्या सदुपयोग किया जा सकता है, तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि कई ऐसे भारत में संगठन हैं, संस्थान हैं जो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविज्म के जरिए एनवायरमेंटल इंटरएक्शन में भाग लेकर एक नया विजन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसी दिशा में सेकी जिस तरीके से COP27 में भाग लेकर के अपने विजन को प्रस्तुत कर रहा है, वह भारत के एनवायरमेंटल लीडरशिप को आगे बढ़ाने में कारगर साबित हो सकता है। तो इस जरिए इसको कोट किया जा सकता है। बीके अग्रवाल समिति जिसने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सौंपी है, किससे संबंधित है? ए, स्वामित्व योजना पर विशेषज्ञ समिति, बी, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने पर, सी, प्लास्टिक अपशिष्ट के समाधान हेतु, या फिर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है ए। व्याख्या देखते हैं। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के सचिव ने 3 नवंबर 2022 को भोपाल यानी मध्य प्रदेश में आयोजित स्वामित्व योजना और ग्रामीण नियोजन पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान स्वामित्व योजना पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में वे मार्गदर्शक सिद्धांत सम्मिलित किए गए हैं जिन्हें अपनाकर राज्य स्वामित्व योजना के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं।
इस विशेषज्ञ समिति का गठन बीके अग्रवाल, पूर्व सचिव भारत सरकार और पूर्व मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में फरवरी 2022 में किया गया था और इसमें भू गवर्नेंस, बैंकिंग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, NIC, GIS, राजस्व और पंचायती राज विभाग, प्रमुख उद्योग और योजना और वास्तुकला संस्थानों के डोमेन विशेषज्ञ शामिल थे। इन सिफारिशों के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने वाली प्रणालियों को बनाने, बैंक ऋण प्राप्त करने में अधिकारों के रिकॉर्ड को अपनाने को बढ़ावा देने, संपत्ति कर मूल्यांकन से संबंधित कार्य में संबंधित विभागों के बीच तालमेल बिठाने में मदद मिलेगी। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। समुद्री अध्ययन नीति अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? A केरल, B गुजरात, C गोवा या फिर D तमिलनाडु। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल चेन्नई, तमिलनाडु में भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के यानी IMU के 7वें दीक्षांत समारोह में उन्होंने कई पहलों की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री ने IMU के समुद्री अध्ययन नीति अनुसंधान केंद्र का भी उद्घाटन किया और यह केंद्र समुद्री अध्ययन करने के साथ समुद्री अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। तो यहाँ इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जिस तरीके से भारत सागरमाला प्रोजेक्ट को चला रहा है और आज ब्लू इकोनॉमी के डेवलपमेंट की दिशा में अग्रसर है, तो ऐसे प्रयासों से महत्वपूर्ण हमें आउटकम मिल सकता है। उल्लेखनीय है कि IMU, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है, की स्थापना 14 नवंबर 2008 को गुणवत्तापूर्ण समुद्री शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में की गई थी तथा इसे 7 विरासत संस्थानों को मिलाकर गठित किया गया था। IMU चेन्नई, कोच्चि, कोलकाता, मुंबई, नवी मुंबई और विशाखापट्टनम स्थित अपने 6 परिसरों में स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD डिग्री प्रदान करता है। IMU से 17 समुद्री प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता प्राप्त भी है। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। वांगला महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के मिश्मी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख लोकप्रिय त्यौहार है। दूसरा, इस त्यौहार पर लोग सूर्य देवता को विभिन्न बलियां चढ़ाते हैं। आपके विकल्प हैं A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों अथवा D इनमें से कोई नहीं, यानी न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B, यानी केवल कथन 2 सत्य है, कथन 1 गलत है। कैसे गलत है भाई, इसके लिए देख लेते हैं व्याख्या को। 100 ड्रम के नाम से मशहूर वांगला महोत्सव 10 नवंबर से शुरू हो गया है। ये महोत्सव मेघालय की गारो जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख लोकप्रिय त्यौहार है, जो कि एक फसल उत्सव है। इस त्यौहार पर गारो जनजाति के लोग सूर्य देवता को विभिन्न बलियां चढ़ाते हैं। यहाँ के लोग सूर्यदेव को सनाल जोंग के नाम से पूजते हैं। ये त्यौहार गारो जनजाति के लोगों की सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा को प्रदर्शित करता है। समारोह को देखने के लिए विश्व के कोने कोने से पर्यटक यहाँ आते हैं, जिससे इस क्षेत्र के पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलता है। आमतौर पर यह त्यौहार 2 दिनों तक मनाया जाता है, लेकिन पर्यटकों और दर्शकों की भीड़ के कारण कभी कभी ये उत्सव 1 सप्ताह से भी अधिक समय तक मनाया जाता है। इस दिन लोग रंगीन पारंपरिक पोशाक पहनते हैं और लंबे अंडाकार आकार के ड्रमों पर पारंपरिक संगीत बजाते हैं। इस दिन गारो जनजाति के पारंपरिक नृत्य का भी प्रदर्शन किया जाता है। पढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस संगठन अथवा सम्मेलन द्वारा ग्लोबल शील्ड नामक पहल शुरू किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं A UN COP27 शिखर सम्मेलन, B विश्व खाद्य कार्यक्रम, C दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क, अथवा ऑप्शन D अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A, यानी UN COP27 में यह ग्लोबल शील्ड नामक पहल शुरू किया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में UN COP27 शिखर सम्मेलन में विभिन्न जलवायु आपदाओं से निपटने के लिए पीड़ित देशों को धन उपलब्ध कराने के लिए G7 राष्ट्रों द्वारा एक प्रोग्राम, एक योजना बनाई गई, जिसका नाम है ग्लोबल शील्ड, जिसमें एक फंड क्रिएट किया गया है।
इस फंड के तहत विभिन्न आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, तूफान आदि प्राकृतिक आपदाओं के आने पर प्रभावित देशों की वित्तीय सहायता दी जाएगी, उन्हें पैसा दिया जाएगा। ग्लोबल शील्ड आपदाओं से होने वाली नुकसान के लिए पूरक का काम करेगी। योजना के अनुसार आने वाले कुछ महीनों में ग्लोबल शील्ड को पाकिस्तान, घाना, फिजी और सेनेगल जैसे देशों में नियोजित किया जाएगा, प्लान किया जाएगा, जब वहाँ कोई क्लाइमेट डिजास्टर आएगी तब के लिए। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में सुर्खियों में रहे डॉक्टर अरविंद विरमानी को किस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया है? आपके विकल्प हैं ए, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर, बी, WHO के महानिदेशक के तौर पर, सी, विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक के तौर पर, अथवा ऑप्शन डी, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर अरविंद विरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। श्री विरमानी गैर लाभकारी सार्वजनिक नीति संगठन फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर के संस्थापक अध्यक्ष हैं। बता दें कि राष्ट्रीय थिंक टैंक संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे नीति आयोग भी कहा जाता है, इसका गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। नीति आयोग भारत सरकार के लिए कार्यनीतिक और दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करते हुए केंद्र और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को उपयुक्त तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है। नीति आयोग भारत सरकार के सर्वोत्कृष्ट मंच के रूप में कार्य करता है, जो राज्यों को राष्ट्रीय हित में एक साथ यानी मिलजुल कर काम करने के लिए तैयार करता है, उनको एक प्लेटफॉर्म देता है, यानी सरल भाषा में कहें तो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने का काम करता है। डिजिटल शक्ति अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इस अभियान की शुरुआत जून 2018 में की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट, इसका उद्देश्य महिलाओं को प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने और ऑनलाइन अनुचित गतिविधियों से खुद को बचाने में सक्षम बनाना है। आपके ऑप्शंस हैं ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, अथवा डी, ना तो 1 ना ही 2, यानी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी दोनों कथन सत्य हैं। तो चलिए भैया व्याख्या देख लेते हैं। महिला आयोग देश के हर क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार कोशिश कर रही है। ऐसी ही एक पहल डिजिटल शक्ति अभियान के चौथे चरण की शुरुआत अभी बीते 16 नवंबर को की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने साइबर पीस फाउंडेशन और MNC मेटा के सहयोग से इस अभियान की शुरुआत की है। डिजिटल शक्ति अभियान महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए एक अखिल भारतीय योजना है, ऑल इंडिया प्लान है ये। इसका उद्देश्य उन्हें यानी महिलाओं को प्रौद्योगिकी का उपयोग करने और ऑनलाइन अनुचित गतिविधियों से खुद को बचाने में सक्षम बनाना है। डिजिटल शक्ति अभियान के चौथे चरण का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल बनाना और उन्हें किसी भी अवैध या अस्वीकार्य ऑनलाइन गतिविधि के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जागरूक करना है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर के स्टेक होल्डर्स को एक साथ एक मंच पर लाने के लिए काम कर रहा है, जिसका मिशन टीबी के खिलाफ काम करना है। दूसरा, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और इसके सचिवालय की मेजबानी स्विट्जरलैंड के जिनेवा में यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज द्वारा की जाती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, या फिर डी, न तो 1 न ही 2। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर लुसिका दितियू ने वैश्विक टीबी उन्मूलन को लेकर अभूतपूर्व काम करने वाले भारत सरकार के नेतृत्व की सराहना की है। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर के स्टेक होल्डर्स को एक साथ एक मंच पर लाने के लिए काम कर रहा है, जिसका मिशन टीबी की चपेट में आने वाले हर व्यक्ति की सेवा करना है और यह सुनिश्चित करना है कि उच्च गुणवत्ता वाले निदान, उपचार और देखभाल उन सभी के लिए उपलब्ध हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता है।
इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और इसके सचिवालय की मेजबानी स्विट्जरलैंड के जिनेवा में यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज द्वारा की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय और तकनीकी संगठनों, सरकारी कार्यक्रमों, अनुसंधान और वित्त पोषण एजेंसियों, फाउंडेशनों, गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज, सामुदायिक समूहों और निजी क्षेत्र सहित अपने 1700 से अधिक भागीदारों के माध्यम से यह टीबी को खत्म करने के लिए चिकित्सा, सामाजिक और वित्तीय पहलुओं में विशेषज्ञता रखता है। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप कार्यक्रम एक सार्वजनिक निजी भागीदारी बोर्ड द्वारा संचालित होता है। वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री 2024 तक 3 साल के कार्यकाल के लिए स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के बोर्ड का नेतृत्व कर रहे हैं और टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। अगर हम यहाँ मेंस के पर्सपेक्टिव की बात करें तो हम ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप में ऐसे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओज का भारत के साथ जो कोलैबोरेशन है उसको अपने आंसर में कोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। निम्नलिखित में से किस खाड़ी देश में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए सऊदी अरब, बी ओमान, सी कतर या फिर डी संयुक्त अरब अमीरात। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पुस्तक मेलों में से एक 41वें शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भाग लिया। शारजाह बुक अथॉरिटी द्वारा आयोजित इस 12 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन 2 नवंबर से 13 नवंबर 2022 के दौरान संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह स्थित एक्सपो सेंटर में किया गया। इस पुस्तक मेले में दुनिया भर के कई पुरस्कार विजेता लेखकों, बुद्धिजीवियों और अन्य साहित्यिक हस्तियों की मेजबानी की गई। मेले की इस वर्ष की थीम स्प्रेड द वर्ड है। प्रकाशन विभाग निदेशालय विभिन्न प्रकार की पुस्तकों और पत्रिकाओं का एक भंडार है जो राष्ट्रीय महत्व के विषयों और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उजागर करते हैं। वर्ष 1941 में स्थापित प्रकाशन विभाग भारत सरकार का एक प्रमुख प्रकाशन गृह है जो विभिन्न भाषाओं में और विकास, भारतीय इतिहास, संस्कृति, साहित्य, जीवनी, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और रोजगार जैसे विविध विषयों से संबंधित पुस्तकों और पत्रिकाओं की पेशकश करता है। इस विभाग की पाठकों और प्रकाशकों के बीच अच्छी साख है और यह सामग्री की प्रामाणिकता के साथ साथ अपने प्रकाशनों के उचित मूल्य के लिए भी बेहद प्रसिद्ध है। इस डिवीजन के प्रमुख प्रकाशनों में योजना, कुरुक्षेत्र, बाल भारती और आजकल जैसी लोकप्रिय मासिक पत्रिकाओं के साथ साथ साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्र, एम्प्लॉयमेंट न्यूज और रोजगार समाचार शामिल हैं। इसके अलावा प्रकाशन विभाग सरकार की प्रतिष्ठित संदर्भ वार्षिकी इंडिया ईयरबुक भी प्रकाशित करता है। अब बात करते हैं 5वें और अंतिम सवाल की। डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, वर्ष 2022 की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण देश के लिए कुल वार्षिक भूमि जल रिचार्ज 437.60 अरब घन मीटर है तथा संपूर्ण देश में वार्षिक रूप से 239.16 अरब घन मीटर भूमि जल से निकाला गया है। दूसरा, इसके अलावा देश में कुल 7089 मूल्यांकन इकाइयों में से 1006 इकाइयों को अति दोहन की श्रेणी में रखा गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी न तो 1 न ही 2। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाल ही में वर्ष 2022 के लिए संपूर्ण देश की डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट यानी सक्रिय भूमि जल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट जारी किया है। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों ने मिलकर यह मूल्यांकन किया है जिसे विभिन्न हितधारक समुचित कार्यवाही करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्ष 2022 की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण देश के लिए कुल वार्षिक भूमि जल रिचार्ज 437.60 अरब घन मीटर है और संपूर्ण देश में वार्षिक रूप से 239.16 अरब घन मीटर भूमि जल निकाला गया है। इसके अलावा देश में कुल 7089 मूल्यांकन इकाइयों में से 1006 इकाइयों को अति दोहन की श्रेणी में रखा गया है। अभी हाल ही में इसरो ने स्पेस साइंस एजुकेशन के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए अंतरिक्ष जिज्ञासा, बी अंतरिक्ष ज्ञान, सी
इसरो जिज्ञासा अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी ये अंतरिक्ष जिज्ञासा है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। अंतरिक्ष विज्ञान में दिलचस्पी रखने वाले छात्रों के लिए हाल ही में इसरो ने अंतरिक्ष जिज्ञासा नामक एक नए पोर्टल की शुरुआत की है। ये एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म होगा जिस पर स्पेस साइंस, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम से संबंधित ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध हैं। ये एक निःशुल्क पोर्टल होगा जिसमें छात्र ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर अपने मनचाहे कोर्सेज के लिए लॉगिन कर सकते हैं। इस पोर्टल पर रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, भौगोलिक सूचना प्रणाली, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि विषयों पर पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। पोर्टल पर पंजीकृत छात्र सिलेबस से जुड़े अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं, जिनका उत्तर विषय विशेषज्ञों द्वारा आभासी रूप से नहीं वर्चुअली दिया जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भारत का प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 15 नवंबर, बी 16 नवंबर, सी 17 नवंबर अथवा डी 18 नवंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी ये 18 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भारत का 5वां प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 18 नवंबर को मनाया गया। इस वर्ष के प्राकृतिक चिकित्सा दिवस की थीम प्राकृतिक चिकित्सा एक एकीकृत चिकित्सा है। भारत में साल 2018 से हर साल 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। इसी दिन महात्मा गांधी नेचर क्योर फाउंडेशन ट्रस्ट के आजीवन सदस्य बने थे। गांधी जी को ही भारत में प्राकृतिक चिकित्सा का संस्थापक माना जाता है, क्योंकि उन्हीं के प्रयासों से प्राकृतिक चिकित्सा भारत में लोकप्रिय हुई। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। भारत की सबसे लंबी ट्रेन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, भारत की सबसे लंबी ट्रेन का नाम विवेक एक्सप्रेस है। दूसरा, ये ट्रेन कुल 19 राज्यों से होकर गुजरती है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल कथन 1 सत्य है, कथन 2 गलत है। व्याख्या देख लेते हैं भाई। भारत की सबसे लंबी ट्रेन का नाम विवेक एक्सप्रेस है। ये ट्रेन कुल 9 राज्यों से होकर गुजरती है। इन 9 राज्यों का नाम असम, नागालैंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु है। इस बीच इस ट्रेन के 59 स्टॉपेज हैं। विवेक एक्सप्रेस असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक आती और जाती है। ये ट्रेन कुल 4189 किलोमीटर दूरी तय करती है। अभी हाल ही में रेलवे ने ऐलान किया कि विवेक एक्सप्रेस ट्रेन अब हफ्ते में 2 बार चलेगी, जबकि पहले ये 1 बार ही चला करती थी। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। भारत के चुनाव आयोग के संदर्भ में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, चुनाव आयोग 3 सदस्यीय निकाय है। दूसरा, इसके सदस्य 5 वर्ष की अवधि या 65 साल के होने तक पद धारण करते हैं। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं, यानी ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी प्रश्न में दिए गए दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। पंजाब के वरिष्ठ IAS अधिकारी अरुण गोयल को केंद्रीय चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वे अभी प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO में अहम जिम्मेदारी निभा रहे थे। अरुण गोयल 1985 बैच के IAS ऑफिसर हैं। बता दें कि भारत में निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो भारत के संविधान में बताए गए नियमों और कानूनों के मुताबिक भारत में चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। इसे 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था। वर्तमान में इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त शामिल हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और उसकी सलाह पर अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य चुनाव आयुक्तों के समेत इनका कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु इनमें से जो भी पहले हो तक होता है। भारत अमेरिका आर्थिक संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारत को अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर कर दिया है। दूसरा, भारत पिछले 3 साल से करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ए केवल 1,
बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी न तो 1 न ही 2। इसका उत्तर है ए। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारत को अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर कर दिया है। भारत पिछले 2 साल से इस सूची में था, न कि 3 साल से। भारत के अलावा अमेरिका ने इटली, मैक्सिको, थाईलैंड, वियतनाम को भी अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है। इस व्यवस्था के तहत प्रमुख व्यापार भागीदारों के मुद्रा को लेकर गतिविधियों तथा बृहत आर्थिक नीतियों पर करीबी नज़र रखी जाती है। ट्रेजरी विभाग ने संसद को अपनी छमाही रिपोर्ट में कहा कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर और ताइवान 7 देश हैं जो मौजूदा निगरानी सूची में हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन देशों को लिस्ट से हटाया गया है, उन्होंने लगातार 2 रिपोर्ट में 3 में से सिर्फ एक मानदंड पूरा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन अपने विदेशी विनिमय हस्तक्षेप को प्रकाशित करने में विफल रहने और अपनी विनिमय दर तंत्र में पारदर्शिता की कमी के चलते ट्रेजरी विभाग की नज़दीकी निगरानी में है। इस व्यवस्था के तहत प्रमुख व्यापार भागीदारों के मुद्रा को लेकर गतिविधियों पर निगाह रखी जाती है। अमेरिका अपने प्रमुख भागीदार देशों की करेंसी पर निगरानी के लिए यह सूची तैयार करता है और अमेरिका अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में उन देशों को रखता है जिनकी फॉरेन एक्सचेंज रेट पर उसे शक होता है। भारत पिछले 2 साल से अमेरिका की मुद्रा निगरानी सूची में था। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। हाल ही में कार्गो अंतरिक्ष यान तियानजू का सफल प्रक्षेपण किस देश द्वारा किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तर कोरिया, बी दक्षिण कोरिया, सी ताइवान या फिर डी चीन। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। चीन ने अपने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन को आपूर्ति भेजने के लिए हाल ही में कार्गो अंतरिक्ष यान तियानजू का सफल प्रक्षेपण किया है। तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण इस साल तक पूरा होने की उम्मीद है। तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण को पूरा करने के लिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों के 2 समूहों को 6 महीने के मिशन पर इसके तियान्हे नामक मुख्य मॉड्यूल में भेजा गया था। एक और अंतरिक्ष यात्रियों का एक समूह वापस आ गया है, तो दूसरी ओर 3 अंतरिक्ष यात्रियों का एक और समूह फिलहाल इसके निर्माण को पूरा करने के लिए तियान्हे में स्थित है। निर्माण के बाद चीन एकमात्र ऐसा देश होगा जिसके पास पूरी तरह से एक अंतरिक्ष स्टेशन होगा और वह नासा के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का प्रतिस्पर्धी होगा। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। भारत आसियान संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वर्ष 2022 आसियान भारत संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है। दूसरा, भारत और आसियान के बीच वस्तुओं के व्यापार को लेकर FTA हो चुका है, लेकिन सेवा क्षेत्र में अभी नहीं हुआ है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी न तो 1 न ही 2। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नोम पेन्ह में 19वें आसियान भारत सम्मेलन को संबोधित किया, जिसके बाद भारत और आसियान देशों ने आतंकवाद के खिलाफ व्यापक रणनीतिक भागीदारी यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कायम करने और सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया। भारतीय उपराष्ट्रपति ने कंबोडिया की 3 दिवसीय यात्रा पर इस सम्मेलन को संबोधित किया। इस साल आसियान भारत संबंधों की 30वीं वर्षगांठ भी मनाई जा रही है और इसे आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में भी मनाया जा रहा है। बता दें कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ यानी आसियान एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 देश ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। भारत आसियान ने दोनों पक्षों के बीच संवाद मंच स्थापित करके साइबर सुरक्षा पर सहयोग मजबूत बनाने पर भी इसमें जोर दिया है। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। अब बात करते हैं 5वें सवाल की। रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड का यूरिया प्लांट हाल ही में देश को समर्पित किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी तमिलनाडु या फिर डी कर्नाटक। इसका उत्तर है बी। व्याख्या देखते हैं।
हाल ही में तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेद्दापेल्ली जिले में रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड यानी RFCL का यूरिया प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में भद्राचलम रोड और सत्तुपल्ली के बीच नई रेलवे लाइन राष्ट्र को समर्पित किया, जिसे लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। प्रश्न, अभी हाल ही में गोवा में चल रहे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस अभिनेता को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए चिरंजीवी, बी अमिताभ बच्चन, सी शाहरुख खान अथवा ऑप्शन डी महेश बाबू। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी चिरंजीवी को यह पुरस्कार दिया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। गोवा में चल रहे 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अभिनेता चिरंजीवी को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है। चिरंजीवी तेलुगु फिल्म के अभिनेता हैं। इन्होंने 4 दशकों से अधिक के फिल्मी करियर में 150 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। तेलुगु के अलावा इन्होंने हिंदी, कन्नड़ और तमिल सिनेमा में भी शानदार काम किया है। सिनेमा में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। हेडिंग टुवर्ड्स थर्ड क्वेश्चन यानी तीसरे प्रश्न की ओर। इस साल 26 नवंबर को किस राज्य में ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया जाना है? आपके ऑप्शंस हैं ए तेलंगाना, बी जम्मू कश्मीर, सी पंजाब अथवा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी यह जम्मू कश्मीर में आयोजन किया जाएगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह 26 नवंबर को जम्मू कश्मीर में ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन में मंत्रालयों, विभिन्न विभागों, 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 1000 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। सम्मेलन का लक्ष्य ई गवर्नेंस में बेहतरी लाने के लिए नागरिकों, उद्योग जगत व सरकार को पास लाना है। इस दौरान ई गवर्नेंस के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों को उजागर करने के साथ इस दिशा में पदक विजेताओं की फोटो प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर यानी 5th क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी CCPI 2023 के संदर्भ में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, भारत ने अपनी रैंकिंग में 2 स्थानों का सुधार किया है और अब जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में ये 8वें स्थान पर है। दूसरा, स्विट्जरलैंड को इसमें पहला स्थान हासिल हुआ है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। क्यों गलत है इसके लिए देखना होगा व्याख्या को। भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 5 देशों में शामिल है। COP27 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 की नई रिपोर्ट में केवल 4 छोटे देशों डेनमार्क, स्वीडन, चिली और मोरक्को को भारत से ऊपर स्थान दिया गया है। भारत ने अपनी रैंकिंग में 2 स्थानों का सुधार किया है और अब जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में ये 8वें स्थान पर है। पहले 3 स्थानों पर किसी भी देश को नहीं रखा गया है चूंकि कोई भी इसका मानक पूरा नहीं कर पाया। भारत ने वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग श्रेणियों में उच्च रेटिंग यानी हाई रेटिंग प्राप्त किया है। हाल ही में सुर्खियों में रहे तमिलनाडु के एक गांव अरितापट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इस गांव को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है। दूसरा, यह राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं यानी ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में तमिलनाडु के एक गांव अरितापट्टी को राज्य के यानी तमिलनाडु राज्य के सबसे पहले बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में अधिसूचित किया गया है।
ये गांव मदुरै जिले में स्थित है। बता दें कि जैव विविधता विरासत स्थल उस जगह को घोषित किया जाता है जहां समृद्ध जैव विविधता हो, लेकिन वहां का पारिस्थितिक तंत्र नाजुक अवस्था में हो। तमिलनाडु सरकार ने इसे जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के तहत अधिसूचित किया है। अरेतापट्टी गांव में 7 बंजर ग्रेनाइट पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। गांव में पहाड़ियों में लगभग 250 पक्षी प्रजातियों की उपस्थिति के साथ समृद्ध जैविक और ऐतिहासिक महत्व है, जिनमें 3 प्रमुख रैप्टर प्रजातियां शामिल हैं, लग्गर फैल्कन, शाहीन फैल्कन और बोनेली का ईगल। और भारतीय पेंगुलिन, अजगर और पतला लोरिस जैसे वन्यजीव भी यहाँ पाए जाते हैं। साइट में विभिन्न मेगालिथिक संरचनाएं, तमिल ब्राह्मी शिलालेख, जैन बेड और 2200 साल पुराने रॉक कट मंदिर भी हैं जो इसे ऐतिहासिक महत्व का बनाते हैं। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। संगई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए तेलंगाना, बी मणिपुर, सी पंजाब अथवा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी मणिपुर। सही उत्तर है इसका। व्याख्या देख लेते हैं। संगई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है जो कि एक सांस्कृतिक महोत्सव है। यह त्यौहार एकता के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। मणिपुर क्षेत्र में संगाई के रूप में लोकप्रिय शर्मीले और कोमल हिरण की विशिष्टता को उजागर करने के लिए यह त्यौहार मनाया जाता है। दुर्लभ प्रजाति वाला संगाई हिरण मणिपुर का राज्य पशु है। इस वर्ष इस त्यौहार का आयोजन 21 नवंबर से किया जा रहा है। इस वर्ष महोत्सव की थीम है एकता का त्यौहार। इस उत्सव में मणिपुर के पारंपरिक खेल सागोल कांगजेई का भी आयोजन किया जा रहा है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में वर्ष 2022 का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? आपके विकल्प हैं ए पूर्णिमा देवी बर्मन, बी मेधा पाटकर, सी नरेंद्र मोदी अथवा डी विराट कोहली। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी पूर्णिमा देवी बर्मन को ये अवार्ड दिया गया है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। पूर्णिमा देवी बर्मन को 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है। ये असम की पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्त्री हैं। बता दें कि पूर्णिमा देवी ने लगभग 2 दशकों तक एक सर्व महिला ग्रुप बनाकर ग्रेटेस्ट एडजुटेंट स्टार्क पक्षी जो कि विलुप्त होने की कगार पर है, इसके अस्तित्व को बचाने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। इस पक्षी को असम की लोक भाषा में हरगिला के नाम से जाना जाता है, हरगिला। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में लेखक खालिद जावेद के किस उपन्यास को जेसीबी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए एक खंजर पानी में, बी नेमत खाना, सी मौत की किताब अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी नेमत खाना, इसका सही उत्तर है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। साल 2022 में जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के उर्दू के प्रोफेसर खालिद जावेद को जेसीबी पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार इन्हें उपन्यास नेमत खाना के लिए दिया गया है। इस उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद द पैराडाइज ऑफ फूड के नाम से बारा फारूकी ने किया है। इन्होंने उर्दू भाषा में कई प्रसिद्ध उपन्यास, कहानियाँ और आलोचनाएं लिखी हैं। लेखक खालिद की कहानी अमेरिका के प्रिंसटन कॉलेज के साउथ एशियन लिटरेचर डिपार्टमेंट में शामिल की गई है। पुरस्कार के बारे में आपको बताएं तो इसके तहत हर साल एक भारतीय लेखक को उसके उपन्यास के एक विशिष्ट कार्य के लिए 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। पुरस्कार को वैश्विक निर्माण उपकरण निर्माता यानी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जेसीपी द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। यानी जेसीपी जो कंपनी है वो इसकी फंडिंग करती है और जेसीपी लिटरेचर फाउंडेशन द्वारा ये प्रशासित किया जाता है। साल 2018 में ये पहली बार पुरस्कार दिया गया था। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर यानी 5वें प्रश्न की ओर। हाल ही में फर्स्ट ट्रैप सुर्खियों में रहा, ये क्या है? FIRSTAP फर्स्ट ट्रैप। आपके ऑप्शंस हैं ए विस्फोटक सामग्री पता लगाने वाला यंत्र, बी आंखों की दूरदृष्टि दोष की जांच करने वाला यंत्र, सी भारत का पहला स्वदेश निर्मित वाणिज्यिक विमान अथवा ऑप्शन डी भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। इसका नाम फर्स्ट टाइप है। ये आपके डेबिट कार्ड का जो साइज है उसके लगभग 1/3 साइज का होता है। इसमें एक स्टिकर लगा होता है। इस कार्ड की मदद से उपयोगकर्ता नियर फील्ड कम्युनिकेशन सक्षम पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल यानी जहां आप खरीदारी करते हैं, जिस मशीन से आप पेमेंट करते हैं उसकी बात हो रही है, इस पर टैप करके आप ट्रांजैक्शन यानी लेन देन कर सकते हैं। इस छोटे से स्टिकर वाले कार्ड को ग्राहक की पसंद की किसी भी सतह पर चिपकाया जा सकता है, जैसे कि सेल फोन पर, किसी ID कार्ड पर, पर्स पर, टैब पर या फिर एयरपॉड केस आदि पर कहीं भी इसको लगवा करके आप इसकी मदद से पेमेंट कर सकते हैं। 5,000 रुपये तक के लेन देन के लिए कोई पिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इससे अधिक के लेन देन के लिए आपको पिन डालने की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का सचिवालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए ढाका, बी कोलंबो, सी सेशल्स या फिर डी मॉरिशस। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी IORA के तत्वावधान में 2 नवंबर 2022 को गोवा में भारतीय नौसेना द्वारा अवैध, गैर रिपोर्टेड और अविनियमित यानी IUU मत्स्य पालन पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। IORA का गठन 1997 में हुआ था और इसका स्थायी सचिवालय मॉरिशस में है। 1997 में स्थापित IORA की इस वर्ष 25वीं वर्षगांठ है। IORA के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत एक शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद महासागर क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए इस क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए IORA के कार्यक्रम के लिए प्रतिबद्ध है। गौरतलब है कि तीसरे सबसे बड़े महासागर के रूप में हिंद महासागर क्षेत्र वैश्विक आबादी के लगभग 35% के लिए एक जीवन रेखा के रूप में काम करता है। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड यानी NFDB जो सुर्खियों में रहा कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए बेंगलुरु, बी चेन्नई, सी हैदराबाद या फिर डी लखनऊ। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड को हाल ही में इंडिया एग्री बिजनेस पुरस्कार 2022 मिला। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर रमेश चंद्र ने NFDB को इंडिया एग्री बिजनेस पुरस्कार 2022 प्रदान किया। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग के अंतर्गत जीवंत संगठन राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद मत्स्य पालन क्षेत्र के अंतर्गत बेहतरीन भूमिका के लिए जाना जाता है। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू हुए नए युद्धाभ्यास, जिसका कि ये पहला संस्करण है, इसका नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए ऑसी इंडेक्स, बी मालाबार, सी ऑस्ट्रा हिंद अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी ऑस्ट्रा हिंद इसका नाम है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेना का द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2022 बीते 28 नवंबर 2022 से शुरू हुआ। 10 दिन तक चलने वाला इस युद्धाभ्यास का ये पहला ही संस्करण है। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के सैन्य संबंधों को सुदृढ़ करना और एक दूसरे के सैन्य कौशल को सीखना है। ये एक वार्षिक अभ्यास होगा जिसे दोनों देशों में बारी बारी से आयोजित किया जाएगा। इस बार इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं के सभी अंगों की टुकड़ियां भाग लेंगी। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में ये युद्धाभ्यास किया जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भारत ने साल 2023 के गणतंत्र दिवस के अवसर के लिए अब्देल फतेह अल सीसी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए मिस्र, बी UAE, सी ओमान अथवा ऑप्शन डी इराक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। साल 2023 में भारत ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। अक्टूबर 2022 में
मिस्र के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा औपचारिक निमंत्रण भेजा गया था, जिसे मिस्र के राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है। ये पहली बार है जब मिस्र के राष्ट्र प्रमुख को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। इस साल दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की ये 75वीं वर्षगांठ भी होगी। इसके अलावा G20 की वर्ष 2022-23 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने मिस्र को यानी इजिप्ट को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में मणिपुर का मोइरांग नामक जगह सुर्खियों में था। यह निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? आपके विकल्प हैं ए. मुस्लिम लीग का गठन, बी. सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी. 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, अथवा ऑप्शन डी. आज़ाद हिंद फौज। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी ये आज़ाद हिंद फौज की किसी घटना से संबंधित है। किस घटना से संबंधित है इसके लिए चलिए देख लेते हैं व्याख्या को। सुभाष चंद्र बोस ने मणिपुर के मोइरांग नामक जगह पर आज़ाद हिंद फौज के कमांडर इन चीफ के रूप में सबसे पहले तिरंगा फहराया था। वर्ष 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। मोइरांग मणिपुर के विष्णुपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज स्मारक और संग्रहालय है। इस स्मारक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक भव्य प्रतिमा भी लगी है। ये स्मारक और संग्रहालय मूल रूप से सिंगापुर में निर्मित INA युद्ध स्मारक की एक मॉडल कॉपी है, नकल है। मोइरांग पर ही आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना की मदद से ब्रिटिश आर्मी को उस वक्त हरा दिया था। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में पनामा में हुए साइट्स यानी CITES की COP19 की बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, लीथ सॉफ्ट शेल टर्टल को साइट्स के परिशिष्ट 1 से निकालकर परिशिष्ट 2 में शामिल कर दिया गया है। दूसरा, लीथ सॉफ्ट शेल टर्टल को लेकर मौजूदा जो प्रस्ताव है इसे भारत ने पेश किया था। आपके विकल्प हैं ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, अथवा डी. न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल कथन 2 स्टेटमेंट 2 सत्य है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में लीथ सॉफ्ट शेल टर्टल को साइट्स के परिशिष्ट 2 से परिशिष्ट 1 में शामिल किया गया है। ये भारत का प्रस्ताव है जो कि COP19 की बैठक में स्वीकार कर लिया गया है। यह बैठक 14 से 25 नवंबर 2022 तक पनामा में आयोजित की गई थी। लीथ एक नर्म खोल वाला कछुआ है जो ताजे पानी वाले जलाशयों और नदियों में पाया जाता है। इस कछुए के अवैध शिकार और व्यापार को रोकने के लिए भारत ने यह प्रस्ताव पेश किया था। साइट्स के परिशिष्ट 1 में शामिल होने से इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवैध व्यापार रोका जा सकेगा। साइट्स वन्यजीव और वनस्पतियों के संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर विभिन्न देशों द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौता है। हालांकि लीथ सॉफ्ट शेल कछुए की प्रजाति भारत की वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 में भी सूचीबद्ध है, जो इसे शिकार के साथ साथ अवैध व्यापार पर भी सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन फिर भी इनकी अवैध तस्करी रोकना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। हाल ही में PT उषा को निम्नलिखित में से किस संगठन का अध्यक्ष चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए. भारतीय तीरंदाजी संघ, बी. राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण, सी. भारतीय ओलंपिक संघ, अथवा ऑप्शन डी. एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी PT उषा को भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुना गया है। व्याख्या देख लेते हैं। PT उषा भारतीय ओलंपिक संघ के निर्विरोध अध्यक्ष चुन ली गई हैं। दिसंबर में होने वाले अध्यक्ष पद के चुनाव में वे एकमात्र उम्मीदवार थीं। भारतीय ओलंपिक संघ के 95 वर्षों के इतिहास में PT उषा अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला हैं। साथ ही वे इस पद पर पहुंचने वाली पहली ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी हैं। इससे पहले इस वर्ष उन्हें राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया था। भारतीय मूल के ख्याति प्राप्त व्यक्ति वेंकी रामकृष्णन को ब्रिटेन के ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए. भौतिक शास्त्र, बी. आणविक जीव विज्ञानी, सी. रसायन शास्त्र, अथवा ऑप्शन डी. पादप विज्ञान।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी ये आणविक जीव विज्ञानी हैं। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन को ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय ने विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान को लेकर प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। ब्रिटेन में रह रहे 70 वर्षीय आणविक जीव विज्ञानी का नाम उन 6 व्यक्तियों में शामिल है जिनका उल्लेख महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने सितंबर में अपना निधन होने से पहले ऐतिहासिक आदेश में किया था। ऑर्डर ऑफ मेरिट ब्रिटिश महारानी या महाराजा द्वारा दिया जाने वाला एक विशेष सम्मान होता है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। द ग्लोबल रिपोर्ट रीशेपिंग पॉलिसीज फॉर क्रिएटिविटी एड्रेसिंग कल्चर एज अ ग्लोबल पब्लिक गुड, ये रिपोर्ट हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी की गई है? आपके ऑप्शंस हैं ए UNDP, B ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सी वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक, अथवा ऑप्शन डी यूनेस्को। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी यूनेस्को। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। द ग्लोबल रिपोर्ट रीशेपिंग पॉलिसीज फॉर क्रिएटिविटी एड्रेसिंग कल्चर एज अ ग्लोबल पब्लिक गुड रिपोर्ट यूनेस्को द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट में कलाकारों के हितों और अधिकारों के संरक्षण की बात की गई है और साथ ही कलाकारों के विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने पर बल दिया गया है। रिपोर्ट कहती है कि जब भी आर्टिस्ट सोशल नॉर्म्स को चुनौती देते हैं, मानवाधिकार संरक्षण के लिए काम करते हैं, आवाजहीनों को आवाज़ यानी वॉइस टू द वॉइसलेस देने का काम करते हैं, तो उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ जाता है जो किसी भी दृष्टि से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि दुनिया भर में 50 से भी कम ऐसे देश हैं जिनके पास कलाकारों की स्वतंत्रता की स्थिति की निगरानी करने के लिए कोई स्वतंत्र निकाय है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। मालाबार संयुक्त सैन्य अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य है? पहला, इस साल के मालाबार अभ्यास के संस्करण की मेजबानी जापान कर रहा है। दूसरा, साल 1992 में शुरू किए गए मालाबार अभ्यास की ये 30वीं वर्षगांठ है। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी दोनों कथन सही हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में भारत के नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार ने 5 से 9 नवंबर 2022 तक जापान का आधिकारिक दौरा किया। वे योकोसुका में जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स यानी JMSDF द्वारा इसके गठन की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू यानी IFR के साक्षी बने। जापान इस साल के मालाबार अभ्यास के संस्करण की मेजबानी भी कर रहा है। साल 1992 में शुरू किए गए इस मालाबार अभ्यास की ये 30वीं वर्षगांठ है। इस खास मौके को और खास बनाने के लिए मालाबार अभ्यास में भाग लेने वाले नौसेना प्रमुखों ने इस अभ्यास के माध्यम से अब तक हासिल की गई प्रगति की समीक्षा करने के लिए संयुक्त परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया। मालाबार 2022 अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना ने एक P-8I समुद्री गश्ती विमान को जापान में अलग से तैनात किया है। नौसेना प्रमुख की जापान यात्रा ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में बहुपक्षीय समुद्री सुरक्षा निर्माणों के लिए भारत के निरंतर सहयोग को प्रदर्शित किया और जापान के साथ उच्च स्तर के यानी हाई लेवल के द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत किया। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर यानी चौथे प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 और राष्ट्रीय साहसी खेल पुरस्कार 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी आपको गलत कथन चुनना है। आपके ऑप्शंस हैं ए, टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल अंचत को 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। बी, पिछले 5 सालों में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन, नेतृत्व, खेल भावना और अनुशासन के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सी, ध्यानचंद पुरस्कार किसी खिलाड़ी के पूरे जीवन काल में खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन डी, द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों के उत्कृष्ट प्रदर्शन का सम्मान है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी बी में दिया गया कथन गलत है, इनकरेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज यानी 30 नवंबर को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022
और राष्ट्रीय साहसिक खेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया। टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल अंचत को 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। खेल प्रतिभाओं को पहचानने और सम्मानित करने के लिए हर साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। खेलों में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। पिछले 4 सालों में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन, नेतृत्व, खेल भावना और अनुशासन के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों के उत्कृष्ट प्रदर्शन का सम्मान है। ध्यानचंद पुरस्कार किसी खिलाड़ी के पूरे जीवन काल में खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार खेलों के प्रोत्साहन और विकास में भूमिका निभाने वाले निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कॉरपोरेट संस्थाओं, खेल नियंत्रण बोर्ड, गैर सरकारी संगठन, राज्य और राष्ट्रीय खेल निकायों को प्रदान किए जाते हैं। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी इसमें भी आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ए, रूस के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ऑप्शन बी, यहाँ काफ़ी अधिक समुद्री जैव विविधता पाई जाती है। सी, ग्रेट बैरियर रीफ को साल 1981 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। अथवा ऑप्शन डी, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के एक पैनल ने ग्रेट बैरियर रीफ को ऐसी विश्व धरोहरों की सूची में रखने की सिफारिश की है जो विलुप्त होने वाला है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी ए में दिया गया कथन गलत है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के एक पैनल ने ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ को ऐसे विश्व धरोहरों की सूची में रखने की सिफारिश की है जो विलुप्त होने वाला है। इस पैनल का कहना है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति पारिस्थितिक तंत्र जलवायु परिवर्तन और महासागरों के गर्म होने से काफ़ी प्रभावित हुआ है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी तट पर स्थित ये ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। यहाँ काफ़ी अधिक समुद्री जैव विविधता पाई जाती है। इस ग्रेट बैरियर रीफ को साल 1981 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था।